तो गौरव जी, वेलकम टू शुभांकर वशिष्ठ शो। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए? बस बढ़िया बढ़िया। तो आपका स्वागत है मेरे शो पे। तो सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहा आपका सफर और जिन फार्मास्यूटिकल का सफर, तो थोड़ा बताइए उस बारे में। जेन फार्मा का सफ़र हो या कोई भी सफ़र हो, बिना संघर्ष के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसी तरह से हमारा भी जो शुरुआती दौर था, वो काफ़ी संघर्षशील रहा। अभी भी नए नए चैलेंज सामने आते हैं, लेकिन इन चैलेंज को पार करके ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आपने कंपनी की शुरुआत कब करी थी? मतलब कितना टाइम हो गया? कैसे शुरुआत करी थी वो थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझाओ हम। जेन फार्मा की बेसिकली स्टार्टिंग हुई है 16 जनवरी 2010 को। हम्म, बढ़िया। जिस ऑफिस में आप बैठे हैं उसी प्रीमाइसेस में हमने स्टार्ट किया जेन फार्मा। हम्म। और यहाँ से चलते चलते फिर अब हम पहले ट्रेडिंग फर्म के रूप में मार्केट में आए थे। आज हम मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में कर रहे हैं। आज एन फार्मास्यूटिकल एज ए मार्केटिंग कंपनी हम लोग चला रहे हैं। पहले एज ए ट्रेडिंग फर्म चलाते थे। इसके साथ साथ हम आज दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेटिव नेचर हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और बायोमर्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड भी चला रहे हैं। ओके। वो सब जेन फार्मा की ही देन है। ओ। इसी मार्केट से जो सीखा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। सो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अभी कहाँ है और कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं? हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अम्बाला हरियाणा में सिचुएटेड है। दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी। एक नेटिव नेचर हर्बल प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। और दूसरी यूनिट मेरी बायोमर्क फार्मास्यूटिकल्स है, जहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाते ओके। हैं। दोनों हरियाणा में ही है, सहा इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ। तो जब आपने ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी होगी तो क्या-क्या आपको चैलेंजेस आए होंगे? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते समय के चैलेंजेस अलग रहते हैं। स्टार्ट करने के बाद चलाने के टाइम चैलेंजेस अलग रहते हैं। तो चैलेंज का जो स्वरूप है वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का सबसे पहले आप यदि सोचते हैं तो उस टाइम बहुत सारी प्लानिंग्स मन में होती है। सबसे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा, फिर इस प्रोजेक्ट के लिए कोई जगह सोची। यदि आपके पास अपनी जगह नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थी, तो मेरे को रेंट के लिए जगह लेनी थी। रेंट के लिए जगह ढूंढी। फिर उसके बाद मशीनें कहाँ से लेनी है, मशीनें फाइनल की। फिर लाइसेंसिंग के लिए क्या क्या बेसिक्स चाहिए, जीएसटी लेने के लिए क्या क्या बेसिक्स चाहिए, बैंक अकाउंट है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें शुरू करने के बाद ही किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्टार्टिंग की जा सकती है। स्टार्टिंग करने के बाद नए लेवल के चैलेंजेस आ जाते हैं। आपके पास मशीनें आ गई हैं, आपके पास लाइसेंस आ गया है। फिर आपको स्किल लेबर चाहिए, मशीन के ऑपरेटर्स चाहिए, अच्छे केमिस्ट चाहिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें। ओके। सो अभी कितनी बड़ी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? मतलब अगर हम एज़ अ स्पेस में देखा जाए? अभी यदि स्पेस की बात करें तो लगभग हमारे पास 2000 स्क्वायर मतलब मीटर का स्पेस हमारे पास दोनों यूनिट्स में मिला के है, जहाँ पे ओह! हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ओके, ओके, ओके। सो मतलब ये जो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट कर रहे हो? देखिए, कंपटीशन तो हमेशा से रहा है। हुँ, कंपटीशन कोई पहली चीज़ नहीं है कि आज कोई कंपटीशन आ गया है, और ना ऐसा है कि आगे कभी कंपटीशन नहीं रहेगा। हुँ, कंपटीशन हमेशा से रहा है। लेकिन यदि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपकी एक अलग वैल्यू बाजार में होती है। और यदि आप सस्ता बना रहे हैं तो वहाँ पे आप हमेशा कंपटीशन में फंसे ही रहेंगे। कंपटीशन से फिर आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। कंपटीशन से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, जो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है, कि आप अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें। तो आपकी क्वालिटी यदि मेंटेन है तो आपको आपकी क्वालिटी को लेने वाला कस्टमर मिल जाएगा। ओके। सो सस्ता लेने वाले कस्टमर बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा लेने वाले कस्टमर लिमिटेड हैं। तो हम अच्छा लेने वाले कस्टमर को ही टारगेट करते हैं। तो अभी क्वांटिटी किन पैरामीटर्स पे आप मेज़र करते हो कि भाई ये पैरामीटर्स हैं मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो क्या वो मेज़रमेंट रहता है आपका? जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता हूं, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आजकल मेहनत ना करनी पड़े, जल्दी से काम हो जाए, कम खर्चे में काम हो जाए, कम मेहनत में काम हो जाए, तो एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। ओके। हम लोग बेसिकली रो हर्ब्स यूज करते हैं। रॉ बिल्कुल। ओके। रो हर्ब्स का हमें पता है कि यदि हम अश्वगंध ला रहे हैं, शतावड़ ला रहे हैं, तुलसी ला रहे हैं, लौंग ला रहे हैं, पीपल ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, तो हर किसी को पता है कि जड़ी बूटी ये एक्चुअल है, ये डुप्लीकेट है। लेकिन जब हम एक्सट्रैक्ट लाते हैं उसी चीज़ का, यदि हम हल्दी का भी एक्सट्रैक्ट ला रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको ओरिजिनल हल्दी मिल जाए। ओके। यदि आप अश्वगंध का एक्सट्रैक्ट ला रहे हैं तो कुछ नहीं पता है। लेकिन जब मैं इन हाउस उसको प्रोसेस करता हूँ, जड़ी बूटी लाता हूँ,
उसको धोता हूँ, सुखाता हूँ, उसको प्रोसेस करता हूँ, उसका एक्सट्रैक्शन खुद करता हूँ, तो मेरे को पता है कि मैंने 100% एक्चुअल चीज़ डाली, और जब मैं 100% एक्चुअल चीज़ डालूंगा तो मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आएगा और आता है, मिल रहा है कस्टमर्स को। ओके, सो मतलब बेसिकली इसके लिए आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम बना रखी है, या किस तरह से काम करते हैं ये सब? मतलब आपकी टीम में जो रिसर्च वाले या डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वो किस चीज़ के ऊपर बेसिकली काम करते हैं? मतलब रॉ हर्ब्स को ढूंढ रहे होते हैं, या फिर आप अपना खुद का कुछ अलग निकालते हैं, कैसे करते हैं? बेसिकली रो हर्ब्स को ढूंढना तो एक अलग पॉइंट हो गया, रो हर्ब्स को हम ढूंढते नहीं है। रो हर्ब्स के लिए तो हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सप्लायर्स हैं। कुछ हम थोक बाजार से लेते हैं, कुछ हम सीधे किसानों से खरीदते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग स्पेशल फार्मिंग करते हैं, तो हम लोग वहाँ से खरीदते हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उनका काम है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं उन इंग्रेडिएंट्स की गुणवत्ता को जांचें, वो भी ख़राब कंडीशन में तो नहीं है। फार्मूलेशन सेट करें, जो हम मेडिसिन बना रहे हैं उस मेडिसिन का जो प्रोसेस है, जो उन्होंने फार्मूलेशन एक अपना सेट किया हुआ है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग सारा स्टाफ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का मेन काम है नए नए फार्मूलाज डेवलप करना, ओके। बने हुए फार्मूले की क्वालिटी को मेंटेन करना। ओके, सो जो आपने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आपकी फॉर्मुलेशन को, नए फॉर्मुलेशंस को बनाती है, तो फिर आप प्रोडक्शन यूनिट को फिर वो फॉर्मुलेशंस देते हो, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन होती है स्टार्ट? जो भी फॉर्मूलेशंस हमने सेट किए हुए हैं, जो रिपीट हमारे पास ऑर्डर्स रहते हैं, तो वो जो पहले से सेट फार्मूला है, जो प्रोडक्शन का स्टाफ है, प्रोडक्शन केमिस्ट हैं, फ्लोर केमिस्ट हैं, तो उन लोगों की ये ड्यूटी रहती है कि वो पहले से जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, पहले से जो बनी हुई शीट है, उसी के अकॉर्डिंग सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करें, और जो प्रोसेस पहले से बताया गया है, जिस तरह की कोई भी चीज़ को लेना है या उसको प्रोसेस करना है, कहीं पे भावना देनी है, कहीं पे कोई चीज़ उबालनी है, कितने टेम्परेचर पे उबालनी है, जो भी उसका तरीका पहले से हमारे R&D टीम ने फाइनल किया हुआ है, तो उसी तरीके से फ्लोर केमिस्ट उसको फॉलो करते हैं, ओके, ताकि ओके। हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, हर बार हर बैच में क्वालिटी बदले नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं, अभी हम अपने पास में चलते हैं, जब 2020 में कोविड-19 का समय आया था, तो उस वक़्त तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा चैलेंजेस हुआ होगा। तब आपने वो चैलेंजेस कैसे फेस किया? मतलब कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत ही आपके दिल के करीब हो उस वक़्त की, जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, वो अगर आप शेयर करना चाहो तो? देखिए, कोविड के टाइम में यदि मैं पर्सनली बात करूं, जिन फार्मा में या नेटिव नेचर में, बायोमेक तो उस टाइम नहीं थी, बायोमेक हमने बाद में लगाई। तो यदि मैं इन दोनों कंपनियों के लिए बात करूं, तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा हमारे पास काम रहा है वो हैंड सैनिटाइजर्स का रहा है, और आयुष काढ़े का रहा है, गिलोय घनवटी का रहा है, और बाकी जो इम्यूनिटी बूस्टर्स, जितने भी हर्बल टॉनिक्स बनते हैं, उन चीज़ों का हमारे पास रहा है। और उस टाइम के इंसिडेंट्स की बात करूं, तो उस टाइम हम लोग 24-24 घंटे तक सोए भी नहीं। बहुत ओह! सारे दिन ऐसे रहे हैं कि 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअस पूरी टीम काम ही करती रही। ओह! किसी को आधा घंटा की नींद मिली, किसी को 1 घंटा की नींद मिली, इतना तो काम था मतलब? उसको भी वहाँ से खींच के ज़बरदस्ती काम पे लगाया गया। हम लोग खुद, हमारे जितने भी सीनियर्स लोग हैं, वो सब 24-24 घंटे, 48 घंटे, कुछ लोग 72 घंटे तक कंटिन्यूअस काम ही करते रहे, काम ही करते रहे। क्योंकि मार्केट में उस समय डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इसको फुलफिल करना हर किसी के लिए आसान नहीं था। हमारे जैसे जितने भी ड्रग मैन्युफैक्चरर थे, जो सैनिटाइजर्स बना रहे थे, या और कोई दूसरे इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन बना रहे थे, तो सब लोगों का कमोबेश यही हाल था कि उन्होंने 24-24 घंटे काम किया। हम लोगों के ऊपर भी बहुत वर्क प्रेशर रहा। नो डाउट उस टाइम हमें फाइनेंशियल बूस्ट भी मिला, इसमें भी मेरे को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस टाइम मेहनत बहुत ज़्यादा रही, और वो बहुत बुरा दौर था मानवता के दृष्टिकोण से, तो हुँ, हुँ। ऐसा आगे ना रहे, हम यही काम करें। क्योंकि वो 2 साल पूरा हाँ, पूरा सब बंद ही थे 2 साल मतलब। सब कुछ बंद रहा, सब लोग, बहुत लोग बर्बाद हो गए, बहुत बिजनेस बर्बाद हो गई, हुँ, बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा बिल टाइम कभी कभी दोबारा आए। दोबारा। कोविड-19 का टाइम जब निकल गया, उस वक़्त भी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप थे, और जी। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप थे, तो उनको चलाने के बाद आपको मतलब क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उस सेटअप को लगाने के लिए, उस सेटअप को चलाने के लिए? मतलब अगर कोई नया सेटअप खोल रहा है, तो उसको क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे, ताकि वो समझ पाए इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि ये चीज़ें अगर तुम कर लोगे, तो ये इन-इन चीज़ों से बच जाओगे ऐसा? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना एक अलग चैलेंज है, और कोविड का जो चैलेंज था वो एक अलग चैलेंज था। कोविड के टाइम पे तो क्या था कि हमारा पहले से चलता हुआ यूनिट था, उस समय जो चैलेंज था वो केवल एक चैलेंज था कि आपको समय से लेबर नहीं मिलेगी, या कम लेबर मिलेगी। कम लेबर मिलेगी तो आपकी प्रोडक्शन कम रहेगी।
में डिमांड है उस समय ज़्यादा। तो इसलिए आपको कम बंदों से ज़्यादा समय लेना है, ज़्यादा काम लेना है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना ये कोविड-19 वाला टाइम है। ये था। तो कोविड-19 का टाइम है। लेकिन यदि हम रूटीन प्रोसेस में बात करें, डेली रूटीन लाइफ में बात करें, तो प्रोडक्शन यूनिट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको चलाने के लिए आपको सबसे बड़ी जो आपके पास चीज़ होनी चाहिए, वो होना चाहिए धैर्य। ओके, यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप प्रोडक्शन यूनिट नहीं चला सकते। ओके, वहाँ पे इतने सारे तरीके के चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे चैलेंजेस, डिपार्टमेंट के लेवल पे चैलेंजेस, लाइसेंसिंग के लेवल पे चैलेंजेस, सब कुछ हो गया, सब कुछ आपने कर लिया, उसके बाद सिस्टम को रन करने में डेली चैलेंजेस, कभी आपके पास ऑपरेटर नहीं है, कभी आपके पास हेल्पर नहीं है, कभी आपका बिजली का कट लग गया, कभी आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपके पास यदि एक सुई की भी कमी रह गई तो आपका काम रुक गया। वहाँ पे आपको पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना आपका पेशेंस लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना ही सक्सेसफुली प्रोडक्शन यूनिट चला सकते। जितनी टीम आपके पास अच्छी मजबूत टीम होगी, डेडिकेटेड टीम होगी, जो कंपनी को अपना मान के काम करेगी, उतना ही अच्छा आप कर सकते हैं। यदि आपकी टीम के अंदर टीम भावना नहीं है, सब लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो भी आप प्रोडक्शन यूनिट नहीं चला सकते। ओके, ओके। सो इसी से मेरे को एक और क्वेश्चन आता है कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है टेक्नोलॉजी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उसको ऑटोमेट करने में? कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो? देखिए, आज का समय टेक्नोलॉजी का टाइम है और बिना टेक्नोलॉजी के साथ चले आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड इस चीज का एग्जाम्पल है, नोकिया मोबाइल, HMT, एम्बेसडर, राइट, हजारों ब्रांड इस चीज का एग्जाम्पल है कि जो समय के साथ नहीं चले, वो इतना पीछे रह गए कि अब उनके पास उठ के खड़े होने की भी स्थिति नहीं रही। ओके, तो जितना जरूरत है अभी हमें, हम उतना टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और बिना टेक्नोलॉजी का यूज करे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। टेक्नोलॉजी समय की मांग है और उसको साथ लेके चलना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता ओके, ओके। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने समझा। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि ज़ेन फार्मास्यूटिकल्स का 5 से 10 साल का विज़न क्या है? मतलब वो कितना बड़ा सोच रही है और कहाँ पर अपने आप को पोज़ीशन कर रही है? है। देखिए, यदि हम जैन फार्मास्यूटिकल्स की इंडिविजुअली बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया 2010 में हमने स्टार्ट किया एज ए ट्रेडिंग फर्म। हुँ, मैं कांगला जैसे एक छोटे से टाउन का रहने वाला लड़का, वहाँ पे मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे काम किए, अपना फैमिली बिजनेस संभाला। मेरी मदर स्कूल चलाती थी, कभी मैंने स्कूल संभाला। मेरे फादर का स्टेशनरी का, बुक्स का शौक था, कभी मैंने वो संभाला। हमारा इन्वेस्टमेंट का, पोस्ट ऑफिस का, LIC वगैरह काम था, कभी मैंने उसमें इन्वॉल्वमेंट की। लेकिन समय के साथ साथ मेरे को लगने लगा कि ये सब चीज़ों के लिए मैं नहीं बना। ओके, मेरे साथ के बहुत सारे लड़के अपनी छोटी मोटी दुकानें करके बैठ गए, बहुत सारे लड़के जॉब पे चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि मेरे को जॉब करना चाहिए। ओके, उसी के साथ साथ समय चलता रहा, तो फिर मैंने धीरे धीरे ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरे को अचानक से मौका मिला अमर उजाला में पार्टिसिपेट करने। वहाँ पे हमारे यहाँ वैकेंसी निकली अमर उजाला में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको यहाँ पे काम करना है। तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं काम आता है। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको सिखाएंगे। हुँ। तो धीरे तो धीरे क्या मैंने, एज थी उस वक़्त आपकी? अब आप लगा लीजिए कि लगभग 20-21 साल मेरी एज रही होगी। उस समय वाओ! 81 का मेरा बर्थ है। हुँ, 2001 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। आगे की पढ़ाई मैंने उसके बाद की। हुँ, तो उस टाइम उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो 3-4 रिक्वायरमेंट थी कि लड़का ग्रेजुएट हो, उसके पास अपना कंप्यूटर हो, अपनी बाइक हो और अपना मोबाइल फ़ोन। ओके, ओके। तो पढ़ी लिखी फैमिली से वो आता। हुँ, तो उनकी ये प्राथमिकताएं मेरे पे आगे पूरी हुई। फिर मौका मिला, मैंने शुरू में तो मना कर दिया उनको, हुँ, लेकिन उन्होंने मेरे को पांचाल जी थे, इंद्रपाल पांचाल जी, आज भी वो अमर उजाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं तो छोड़ चुका हूँ कभी का। ओके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए एक बार। तो मैं मेरठ गया, इंटरव्यू हुआ पुष्पेंद्र शर्मा जी के साथ। उन्होंने भी मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा कि चल भाग जाए यहाँ से, हुँ, तेरे जैसा बदतमीज लड़का वहाँ नहीं चाहिए। हुँ, फिर अचानक पता नहीं उनको क्या लगा, वो 5 मिनट फिर बैठाया उन्होंने, फिर कहते कि चल ठीक है, तेरे को एक मौका देता हूँ, ओके, जाओ कुछ करके देखो। ओके, तो मैं गया, फिर मुजफ्फरनगर उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जैसे जाता, तो मैं पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता, पूरा दिन ऑफिस में कोई आता ही नहीं। मैं शाम होने के बाद अपने घर वापस चला जाता। मेरे ब्रदर रहते थे उस टाइम में। हुँ, कई दिन तक ऐसे ही रहा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसे ही रहा। उस टाइम मैं एमए इकोनॉमिक्स कर रहा था, तो मेरे एग्जाम आने वाले थे। तो मैंने एक दिन फोन किया पुष्पेंद्र शर्मा जी को, जो हमारे सर थे, जिन्होंने मेरे को अपॉइंट किया था कि साहब, यहाँ पे तो आपने मेरे को ट्रेनिंग पे भेज दिया, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। हुँ,
सही बात ऐसी कौन है। सी ट्रेनिंग चल रही है जिसमें अभी? कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम किस टाइम आते हो? मैंने कहा कि मैं तो 11 बजे आता हूँ। हाँ, तो किस टाइम चले जाते हो? 5-6 बजे तक कोई आता ही नहीं, तो पूरा दिन बोर हो जाता हूँ, चला जाता हूँ घर पे। तो वो समझ गए, वो तो बहुत सीनियर लेवल पे बंदे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें टाइपिंग आती है? मैंने कहा कि हाँ, इंग्लिश की टाइपिंग आती है, क्योंकि टाइपिंग मेरे पास सब्जेक्ट रहा है। हुँ, हाई स्कूल में एज ए 9th 10th भी मैंने टाइपिंग एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई की है। तो उसके बाद भी फिर कंप्यूटर मैंने खरीद लिया था, तो घर पे पहले टाइपराइटर खरीदा, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस मेरे को रही बचपन से, कोई ओके। ऐसी दिक्कत नहीं आई। हाँ, मैंने कहा हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, वो कहा कि यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग आपको जरूरत पड़ेगी, और आप शाम तक 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मेरे को करके ओह! दो। अब सोचो चैलेंज। कि जिस बंदे को हिंदी हिंदी की कभी देखी टाइपिंग नहीं उसने है। कभी ना की हो, क्यों? उसको ऐसे बोल दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुंदर का। हुँ, सुंदर अमर उजाला मुजफ्फरनगर ऑफिस पे पियोन का काम करते थे, हुँ, और बहुत ही सभ्य और बहुत ही सरल वो बंदे। उन्होंने वो मेरे पास खड़े, जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था सुंदर शर्मा से, उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हुँ। मैं आपको टाइपिंग अरे वाह! तो हिंदी टाइपिंग के लिए सुंदर जी मेरे हाँ, गुरु रहे। मतलब ये भी एक सीखने की चीज़ है कि तुम अपने से छोटे लेवल वाले बंदों से मैं किसी सीख से रहे कुछ भी सीख हो। लेता यस, हूँ, यस। मैं छोटे से बच्चे से कुछ भी सीख हाँ, लेता हूँ, मेरे तो को ऐसा ये कुछ नहीं है सबको सीखना चाहिए कि बेसिकली। कोई बड़ा है या कोई टीचर है या कोई अमीर है तो उसी से सीखूंगा, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। ये मेरा मतलब ये आज नेचर की है, मेरा सोसाइटी का कैरेक्टर है। है ऐसा कि मैं किसी से कुछ भी सीख लेता हूँ, मेरे को वो चीज लगनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज यहाँ से सीखने वाली मिल रही है। हाँ, ओके, उन्होंने ओके। मेरे को बिठाया सिस्टम पे, उस टाइम वो पुराने बाबा आदम के जमाने के हुँ, कंप्यूटर हुँ, चलते हुँ, थे, हुँ, हुँ। ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, हाँ। 2001 में मुजफ्फरनगर अमर उजाला ऑफिस पे, तो एक ही दिन में उन्होंने मेरी इतनी प्रैक्टिस करा दी कि मैं 40 वर्ड पर मिनट की कितने टाइपिंग घंटे पे काम आ किया गया। उस वक़्त तो आपने तो वो सुबह से टाइपिंग? लेके शाम तक हमने वही करते रहे, काम तो कुछ होता ही नहीं था, कोई आता ही नहीं था। कोई आता नहीं था, जाता नहीं था। उस दिन मेरे को पता चला कि अखबार के दफ्तर में बंदे शाम को आते ओके। हैं, या तो वो सुबह सुबह आते हैं, तब तक हाँ, मैं आता नहीं था, या वो शाम को आते हैं, चले जाते हैं, ओके। क्योंकि मैं तो पूरा दिन टाइप करते करते लगा ही रहा कि अब क्योंकि मेरे को जिद हो जाती है किसी काम हुँ, हुँ, की, हुँ, अब ये काम यदि करना है तो फिर करना है हुँ, एनी हाउ, हुँ, चाहे जो हो जाए। ओके, तो पूरा दिन उन्होंने मेरे को एक बार गाइड कर दिया कि ऐसे चलेगा, बड़ा ही सरल सॉफ्टवेयर था, आकृति सॉफ्टवेयर था, अब तो शायद चलता भी नहीं है। ओके। अब तो वर्ड वगैरह वो अच्छा, तमाम चीजें पता नहीं क्या हुँ, क्या आ गया है। उस टाइम ये सब नहीं होता था। अच्छा। उस वक़्त माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा ना? उन्होंने हाँ, लॉन्च नहीं किया होगा ये। उस टाइम आकृति सॉफ्टवेयर था, ब्लैक एंड व्हाइट सॉफ्टवेयर, डोस बेस। हुँ, तो उसमें ही वो टाइपिंग होती थी न्यूज़पेपर की। और एक टाइम वो भी आया कि मैं आंख बंद करके मैंने कई साल तक न्यूज़ टाइप अरे करी, वाह! जब वो दोनों इतनी आंखें ज़्यादा बंद प्रैक्टिस करके की थी। टाइप कर देता था पूरी न्यूज़। तो वो मतलब जो बड़े-बड़े कीबोर्ड्स होते थे उसी पे ही ठक, ठक, हाँ, ठक वाला टीवीएस का कीबोर्ड काइंड होता था। काइंड ऑफ। तो उसी पे मैंने किया। फिर शाम को चंद्रमोहन शर्मा जी, जो आजकल गाजियाबाद में संपादक हैं अमर उजाला के, हुँ, ये उस समय मुजफ्फरनगर चीफ होते थे, तो ये मेरे वो मिले, मैंने इनको नमस्ते वगैरह करी। उन्होंने मेरे से बोला तुम तो 4 दिन पहले आने वाले थे, हुँ, 4 या 5 दिन जो भी जितने दिन मेरे को भी। मैंने कहा साहब मैं आ तो उसी दिन से रहा हूँ, लेकिन हुँ। आप पहली बार मिले हो। मतलब शाम को मिल रहे हो या सुबह-सुबह मिल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो रोज आते हैं। हुँ, तो मैंने कहा साहब मेरी टाइमिंग ही गलत थी, कि मैं आप जिस टाइम चले जाते थे मैं उस टाइम आता था, और आप जिस टाइम आते थे मैं उससे पहले चला जाता था। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि फिर अपने बारे में बताओ, तो मैंने इनको बताया। उन्होंने मेरे को 1.5 मिनट की ट्रेनिंग दी, 1.5 मिनट की जिस ट्रेनिंग? 1.5 मिनट की ट्रेनिंग से मैंने 10 साल निकाले अमर उजाला में। और मैं आज भी चंद्रमोहन शर्मा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ हुँ, कि इन्होंने एक बिल्कुल अनगढ़ मिट्टी को एक आकार दिया, एक रूप हुँ। दिया। अभी भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो आज भी मैं उनके चरण स्पर्श ही करता हुँ, तो हूँ। वो उन्होंने केवल डेढ़ डेढ़ मिनट मिनट की की ट्रेनिंग दी मेरे को, और उस 1.5 मिनट की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे उनसे भी सीनियर बंदे थे, अरविंद भारद्वाज जी। हाँ, उन्होंने मेरे से 4 लाइनें टाइप करवाई और ये कह दिया कि ठीक है, कल से तुम काम पे चले जाओ, और मेरे को कांगला भेज दिया, और हुँ। मैंने अगले दिन से रिपोर्टिंग शुरू कर तो वो 1.5 मिनट की ट्रेनिंग आज के लिए वैलिडेट है? मतलब आज दी। के वो बच्चे अगर हमेशा जीवन भर हाँ, हर किसी के लिए, यदि कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि कोई जाना चाहता है, कोई यदि मीडिया में जाना चाहता है, तो वो जो 1.5 मिनट की ट्रेनिंग है, वही जीवन का सार है। तो क्या है वो ट्रेनिंग अगर आप बताओ तो? उन्होंने मेरे को 2 बातें बोली सिर्फ। सबसे पहले उन्होंने मेरे को बोला कि मीडिया का फील्ड है, यहाँ पे ग्लैमर बहुत हुँ। है, यदि आपने ये ग्लैमर डाइजेस्ट कर लिया तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाओगे, यदि ये ग्लैमर आपके सिर पे चढ़ गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। सो मतलब ये ट्रेनिंग मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, अगर देखा जाए तो। तो जो ग्लैमर है, ये ग्लैमर हर कोई डाइजेस्ट नहीं नहीं कर कर सकते। पाता, हाँ, क्योंकि आप ठीक। कहीं भी जाते हो तो हर कोई आपकी वैल्यू करता है, हुँ, हर कोई सीट से उठ जाता है, हुँ, खड़े होकर आपका वेलकम करता है।
राइट, राइट। मेरे लिए अपने होम टाउन में रोड पे चलना भी इतना मुश्किल हो गया था कि यदि मैं मोटरसाइकिल लेके चलता था तो मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ती थी। फिर मैं लोग किसी चाट की दुकान पे, किसी हलवाई की दुकान पे, किसी जूस की दुकान पे मैं रुक नहीं सकता था। तो लोग खड़े रहते थे, तो कहते थे, "आ जाओ गौरव भाई, जूस पी के जाना, आ जाओ चाट खा के जाना।" हाँ, हलवाई की दुकान पे तो जाके खड़े होके वो तुरंत मेरे को कहता था, "मिठाई खा लो।" मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया फेमस था। मतलब अपने एक कहीं टाउन मैंने में मैं किसी फेमस। अधिकारी के पास जाता था, वो खड़ा हो जाता था। हुँ, हुँ, हुँ। किसी बीडीओ के पास जाओ, किसी एसडीएम के पास जाओ, एसएचओ के पास जाओ, कोतवाल के पास जाओ, तो हर जगह स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों को ये लगने लगता था कि भाई जैसे कोई बिल्कुल नया लड़का था। मेरे लिए वो बहुत अलग चीज़ थी। हुँ, जो हुँ। पुराने बंदे हैं उनको तो चलो वो हैबिचुअल है उस चीज़ के, लेकिन मेरे लिए वो बहुत नई चीज़ थी, तो मेरे लिए डाइजेस्ट करना शुरू में मुश्किल रहा। लेकिन धीरे-धीरे हो गया। मैं शर्मा जी का शुक्रगुज़ार हूँ, चंद्रमोहन जी का, कि उनके बदौलत मैं उस चीज़ को झेल पाया। दूसरा उन्होंने मेरे को बताया था कि कोई भी घटना हो जाए तो आपको सिर्फ़ 2-3 चीज़ें ही देखनी है। क्या हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। नाइस, ये यदि बहुत सही चीज़ आपने है। ये 3 चीज़ें देख ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ? दैट्स वेरी नाइस। अब इसमें से मेरा एक क्वेश्चन और निकला कि जब आप एक न्यूज़पेपर उसमें थे, उसके बाद ये जेन फार्मास्यूटिकल और उसका तो बहुत ही डिफरेंस इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज है। तो यहाँ पर का सफ़र कैसा था? ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं कांधला में अपने होम टाउन में रहता था, तो मेरे पास बहुत सारे काम थे करने के लिए, हुँ, लेकिन उन कामों से कोई मेरा करियर नहीं बन रहा था, हुँ, हुँ, क्योंकि वो सारे मेरे फैमिली बिज़नेस थे। और छोटी सी जगह में आप समझ ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता काम को बड़ा करने के लिए, और मेरे को हमेशा ये फ़ील होता था कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। अंदर से ऐसी फ़ीलिंग आती थी। तो उस टाइम एक बिज़नेस फैमिली से आता हूँ, तो मेरे को ये लगता था कि भाई कोई काम ऐसा करना चाहिए जिसमें मेरा कार्य क्षेत्र विस्तृत हो। तो उसके लिए मैंने जैसे बताया आपको कि बीकॉम करने के बाद में पत्रकारिता में आया, फिर मैंने एमए किया। उसके बाद फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। ओके, तो मेरे को लगा कि वकील बनने के बाद मैं समाज की सेवा कर पाऊँ। ओके, वहाँ पे मेरा दायरा बड़ा हो सकता है, मेरे को पंख फैलाने के लिए जगह मिल जाएगी। तो मैंने 1 साल तो हमारा वेस्ट भी हुआ, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो एक हमारा ड्राइवर एक्सपायर भी हो गया था उसमें। एंट्रेंस देने जा रहे थे हम सहारनपुर, रास्ते में ननौता की जगह पड़ती है, वहाँ पे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद कोई बात नहीं, अगले साल हमने फिर एंट्रेंस दिया, एडमिशन हो गया डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर। तो 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की, साथ-साथ बाकी सब चीज़ें चलती रही। पत्रकारिता भी चलती रही, तमाम चीज़ें चलती रही। उसके बाद फिर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा, यूपी बार काउंसिल का रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। ओके, तो पत्रकारिता के दौरान बहुत सारे लोग से दोस्ती दुश्मनी भी रही। तो एक सुनील त्यागी जी हैं, मिस्टर सुनील त्यागी, वो यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर से वीआरएस लिया उन्होंने। अभी एमएलसी का चुनाव भी लड़ा था लास्ट टाइम, ग्रेजुएट कोटे का। तो उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। तो उन्होंने एक बार मेरे को ऑफ़र दिया कि आप एक काम करो, ये वकालत वगैरह छोड़ दो, और मेरी उनसे बातचीत ये होती थी कि मेरे को आप दिल्ली या इलाहाबाद किसी अच्छे वकील के पास बैठा दो, क्योंकि उनका सर्कल बहुत बड़ा था, ताकि मैं वहाँ पे काम सीखूँ और एक अच्छा वकील बन सकूँ। तो वो बातचीत चलती रही ऐसे ही। तब तक मैं गहराना, हमारे यहाँ पे कोर्ट लगती है, तो वहाँ पे मैं जाने लगा। मिस्टर राजकुमार चौहान जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो मैं उनके पास बैठने लगा। लेकिन वहाँ कुछ दिन जाने के बाद जो मेरे को फ़ील हुआ, मेरे को लगा कि मैंने गलत प्रोफ़ेशन चुन लिया। वहाँ पे जैसे कोई भी क्लाइंट आता था, उससे जो फ़ीस हम लोग फ़िक्स करते थे, उसके बाद भी जो हमारे जैसे छोटे-छोटे जो चेले-चपाटे वकील साहब के नीचे उनको रहते भी। थे, वो उनको लूटने के चक्कर में लग जाते थे क्लाइंट को, कि भाई इससे पैसे कैसे निकाले जाएँ। ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000 कैसे निकाले जाएँ, तो वो किसी न किसी बहाने से हमारे यहाँ पे कागज़ बनेंगे, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। उस तरीके से वो चीज़ें वहाँ पे मैंने डेली देखी। हुँ, कभी एक बार हो जाए तो भी समझ आता है। तो मैंने देखा यार, तो डेली यही, ये तो चूंटा-चूंटी वाला काम हो गया। हुँ, क्योंकि मैं तो बिज़नेसमैन फैमिली से आता हूँ, मेरे को तो ये पता है कि कोई चीज़ यदि मैंने खरीदनी है, तो वो चीज़ मैंने खरीदी, तय करी, इतने रुपए की चीज़ है, वो ली, बात खत्म हो गई। हुँ, ऐसे प्रोफ़ेशन में है कि भाई कोई मैंने सर्विस ली आपसे, तो मैंने पूछा भाई ये मेरे को सर्विस चाहिए, इतने पैसे बता दिए वकील साहब ने, ठीक है, मैंने तय कर दी, बात खत्म हो गई। उसके राइट, बाद फिर नीचे वाले जो बंदे अलग से लूट रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। हुँ। तो मैं ये ये सॉल्व कहता करने का नहीं सोचा कभी? नहीं, उस वो वक़्त ही? मैं सॉल्व करने की पोज़ीशन में नहीं था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नया लड़का था। हुँ, 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 तो वहाँ पे तो कोर्ट में मेरे को जाते हुए 4 दिन में मेरे को कौन मैं कैसे सोल्व कर सकता था? वो तो परमानेंट प्रॉब्लम है, आज तक भी है हुँ, और हमेशा रहने वाली है। वो इंडिया हमसे कभी जाएगी नहीं, ओके, जो मर्ज़ी कर लो आप। तो मैंने घर आके डिस्कशन किया अपनी मदर के साथ और बोला कि भैया तुम बिज़नेसमैन के बेटे हो, बिज़नेस ही करोगे। उन्होंने सिर्फ़ एक सेंटेंस बोला, हुँ,
जो भी करना है अपना बिजनेस देख लो आप, देखो, और ये वकालत वगैरह आपकी बस की नहीं फिर है, उसके बाद डिजाइन क्योंकि ये फार्मा। तो झूठ का ही धंधा है। ओके, तो मेरे को ये लगता था कि छोटा सा जीवन है, जीवन जीना है तो ईमानदारी के साथ जियो ना। अभी राइट। मैं दवाई बना रहा हूँ तो मेरी मान ली 10 रुपए की दवाई है, मेरे को 10 रुपए की पड़ी, मैं 100 रुपए की बेच रहा हूँ जाके, फॉर हुँ, एग्जाम्पल। हुँ। तो वो मैं 100 रुपए की कह के दे रहा हूँ ना, किसी के बिल्कुल, साथ उस टाइम झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। सही बात है। किसी को अच्छा लगे 100 रुपए की ले ले, तो नहीं ठीक अच्छे है। लगे ना ले। राइट, राइट, राइट। और जितना भी मार्जिन लेना है वो तो आप एक बार तो तय करोगे ना, उसके बाद आप बार बार नहीं कर सकते ना उसमें गड़बड़। तो राइट, वो राइट। चीज मेरे को बड़ी खराब लगी, तो मैंने वो प्रोफेशन ही छोड़ा। ओके। हालांकि अभी कभी कभी अंदर का वकील जाग जाता है, अच्छा, अच्छा। लेकिन अभी हम प्रॉपर बिजनेस में ही हैं। हाँ, हाँ। और फिर चीजें चलती रही ऐसे धीरे धीरे। तो जैसे आपने पूछा कि इंडस्ट्री। वहां रहते हुए हुँ, फार्मा इंडस्ट्री में कैसे आए, तो हुँ, मैं आपके इसी क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ। तो उस समय हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो किसी ने कहा कि ईंटों का भट्टा लगा लो, किसी ने कहा कि सीमेंट की दुकान खोल लो, किसी ने कहा कि ये पाइप की फैक्ट्री लगा लो, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। अब जैसे मैंने आपको बताया, छोटी जगह में ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं। वहाँ के बंदों की सोच भी पूरे के मेंढक जितनी ही होती है, वो ओके, बहुत बड़ा नहीं सोचते। तो वहाँ तो आपको कोई ना कोई गॉड फादर चाहिए होता है, ओके। या कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपको हाथ पकड़ के खींच ले, या जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। क्योंकि उस टाइम बंदे को जो लाइन मिल जाए, बंदा उसी लाइन पे फिर चलने लगता है। हुँ, वो चाहे अच्छी मिल जाए या खराब मिल जाए, वो उसकी अपनी किस्मत हुँ, है। तो जैसे अभी सुनील त्यागी जी के लिए मैंने बोला, तो सुनील त्यागी जी से मेरी काफी बातचीत होती थी, मिलना भी होता था। वो कहीं भी उनकी पोस्टिंग होती थी तो मैं मिलने भी जाता था। तो उन्होंने एक बार मेरे को बोला कि जैन साहब, आप सारा काम धाम छोड़ो, और मेरे छोटे ब्रदर की दवाई की फैक्ट्री है, आप वहाँ पर आ जाओ, रुड़की में, मेरठ में उनकी कोठी थी, कि आप यहाँ पे आ जाओ और हमारा काम आप संभालो। उन्होंने उस टाइम नई नई फैक्ट्री लगाई। मगर साहब, मेरे को तो दवाई की एबीसीडी नहीं पता है, मैं क्या करूँगा वहाँ पर आके। नहीं सही बात है, वकील एक पेशा और उसके हाँ, बाद तो मेडिसिन उनका तो बिल्कुल प्रोफेशन ही बिल्कुल अलग अलग है, था, सब बिल्कुल कुछ अलग। अलग था। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको लगा होगा कुछ कि हाँ भाई, दुनिया का बच्चा है, कुछ कर कुछ लेगा। कर लेगा। तो या वो इतने सालों से मुझे जानते थे, तो उन्होंने हुँ, कुछ चीज़ देखी होगी अंदर। राइट, अब कई बार आपके अंदर क्या है आपको नहीं पता चलता ना। हाँ, सामने वाला बता सकता है सामने बहुत वाले अच्छे की से। जो ऑब्जर्वेशन पावर हाँ, होती है वो अलग लेवल की उ होती है। उसका एक्सपीरियंस भी शायद काउंटेड होता है कि एक्सपीरियंस भी हाँ। काउंट करता है, क्योंकि जब मैं समझता हूँ कि जो पुलिस में बंदे होते हैं उनका एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है। हुँ, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बिल्कुल, आम आदमी से अलग होता है। वो राइट, अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, राइट, समझते हैं। राइट, राइट। तो उन्होंने मेरे को बुला लिया, अपने छोटे ब्रदर से मिलवा दिया। तो मैं इनकी फैक्ट्री में रहने लगा, कभी इनके घर पे, कभी फैक्ट्री में। फैक्ट्री इनकी रुड़की में है। तो ऐसी चीज़ें चलती रही। फिर बातचीत हुई कि हम कैसे एसोसिएट होंगे। और आगे ठीक है, हम आपको ऑल इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे देंगे अपनी। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात हो गई, फिर एडवांस की बात हो गई। उस टाइम मैंने इनको 2 लाख रुपए एडवांस दे दिया एज ए टोकन अमाउंट। ओके, तो चीज़ें चलती रही, मैं काम सीखता रहा वहाँ पे। कभी हुँ, कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो ऐसे ही कुछ टाइम निकला। फिर एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि भैया, पहले हमारा ये सेटअप डालने का मन था मेरठ में। होगा कि मेरठ अच्छी जगह नहीं है, आप एक काम करो, गाजियाबाद में जगह ढूंढो। ओके, तो मेरे लिए तो उस टाइम वही भगवान थे। मैंने हुँ, कहा ठीक है साहब, गाजियाबाद में जगह ढूंढ लेते हैं। तो वही दिसंबर जनवरी के दिन थे, जैसे मैंने आपको बताया। दिसंबर का लगभग महीना रहा होगा, दिसंबर 9 का। तो मैं अपने, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके साले साहब हैं, तो उनके हिमांशु, तो उनके साथ वो गाजियाबाद ही रहते थे आजकल, तो वो लंदन में। तो उनके साथ मैंने पूरे गाजियाबाद के बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ जगह ढूंढी। मेरा जो सोच थी उस टाइम, जैसे मैंने बताया कि छोटी जगह के बंदों की सोच भी बहुत छोटी ही होती है। हुँ, हुँ, तो हमारी जो सोच थी, जो हमें बताया गया था, वो केवल ये बताया गया था कि आपको 1,000 रुपये महीना के किराए पे एक दुकान लेनी है, और वो भी बेसमेंट में लेनी है। ओके, तो हम पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक बेसमेंट में बेसमेंट दुकानें ढूँढ ढूंढते रहे। बेसमेंट ढूँढ रहे हैं। बेसमेंट ढूंढते रहे। कभी हम आरडीसी में ढूंढ रहे, कभी कभी नगर में, कभी नेहरू नगर में, कभी राजनगर में। शाम होते होते जब 6-7 बज गए, तो किसी ने पूछा, जहाँ पे हम ढूंढने गए थे, कि भाई तुम्हें काम क्या करना है। हुँ, तो मैंने कहा साहब, दवाई का करना है। वो कह रहे दवाई का करना है तो यहाँ कहाँ घूम रहे हो, हुँ, 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 नई बस्ती जाओ आप, नई बस्ती राइट, दवाई मार्केट है गाजियाबाद की। ओके। उस टाइम तक मुझे ये भी नहीं पता था कि दवाई की अलग से कोई मार्केट होती है। मतलब क्योंकि फ़ील्ड मेरे बिल्कुल ही हाँ, अलग थी ना। मेरे लिए बिल्कुल हाँ, अलग फील्ड थी, मेरे हाँ, लिए बिल्कुल अलग दुनिया थी। हाँ, उस टाइम बिल्कुल। मुझे कुछ भी नहीं पता। तो खैर कोई बात नहीं, हम नई बस्ती आ गए। नई बस्ती में आए तो यहाँ पे नई बस्ती बंद हो चुकी थी, पाल मेडिकल वाले हैं, तो ये खुले हुए थे। हुँ, हुँ, हमने इनसे पूछा कि साहब, यहाँ पे हमें कोई दुकान चाहिए किराए पे, कोई है तो आप बताओ। हाँ, बोला भैया अब तो मार्केट बंद हो गई, आप कल आना और कल देख लेना, कल ढूंढ लेना, मिल जाएगी कोई। हुँ, ठीक है साहब। हम जरा सा आगे बढ़े तो ये जो ऑफिस बैठे हो आप, ये वाली बिल्डिंग उस टाइम बनने लगी।
ये वाला फ्लोर, इससे ऊपर वाला फ्लोर बन चुका था, इससे ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओके। नीचे एक नेपाली चौकीदार बैठे थे, अपना दारू वारू पी के सेट बढ़िया है। गुस्से में, तो उन्होंने मेरे मुंह पे टॉर्च मारी। हम्म। तो हाँ भाई कौन हो, कैसे घूम रहे हो? तो फिर मैंने उनसे बात करने लगा, और अब ऐसे ऐसे बात है और हम यहाँ पे दुकान ढूंढ रहे हैं। तो कहने लगे हाँ दुकान मिल जाएगी। यार मजा आ गई, तो दुकान मिल जाएगी। तो मैंने कहा बेसमेंट चाहिए, वहाँ बेसमेंट भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह है, मैं दिखा देता हूँ। हमने टॉर्च की रोशनी में बिल्डिंग देखी, जी वाली। ये वाली। उन्होंने हमें बेसमेंट दिखाया, ग्राउंड फ्लोर दिखाया, फर्स्ट फ्लोर दिखाया। तो जैसे उन्होंने दिखाया तो ये वाली जगह देख के मेरे को अचानक से अंदर से फीलिंग आई कि भाई ये वाली जगह ले ले लो। लो। हाँ सही है। तो मैंने उनसे कहा भाई ये रेंट पे है, कैसे है, क्या है, अवेलेबल है? उन्होंने कहा भाई मेरे को नहीं पता, लाला जी से मिलवा दे। तो लाला जी से मिले हम रात को ही। तो लाला जी ने कहा कि कल आना आप, दिन में बात करेंगे, अभी नहीं। तो नाम पता पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए। मैंने बता दिया साहब ऐसे ऐसे मैं कांगला का रहने वाला हूँ, ये मेरा नाम है, कि यहाँ कहाँ रुके हो, मैं यहाँ पे गुलमोहर में रुका हूँ। और साथ में थे हिमांशु जी। कह रहे कोई बात नहीं, अब सुबह आना। ओके। तो मैं सुबह आया। सुबह मैंने दोबारा से फिर पूरी मार्केट देखी, तब तक मार्केट खुल गई थी। तो मेरी आंखें खुली थोड़ा, यार ये तो पूरी दवाई मार्केट है। ओके। तो काम करना है। तो फिर अचानक से दिमाग में ये आया कि भाई यदि तुम्हें ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो जगह चाहिए। जगह तो चाहिए। तो जगह चाहिए तो एक दुकान में तो काम चलेगा नहीं, जगह तो बड़ी चाहिए। तो फिर मैं बिल्डिंग में घूमते घूमते इस जगह पे आया, तो यहाँ पे एक पूरा पोर्शन ओपन पड़ा हुआ, ये कोई शटर वगैरह, गेट कुछ वगैरह नहीं कुछ आता। नहीं था, फर्श वगैरह कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे ऐसे ही अंदर आने का रास्ता था। मैंने देखा, मैंने कहा भाई चल भाई चौकीदार लाला जी जी। के पास। तो लाला जी के पास गए। तो अब बातचीत हुई, मैंने कहा आप किराए पे दोगे? उन्होंने कहा कि नहीं किराए पे नहीं देंगे, हम तो बेचेंगे। हम्म। उनको उस टाइम पैसे की नीड थी, ये बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रोज पैसा लग रहा था। कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अब बताओ ये घेर सा पड़ा है, हम ऐसे देसी आदमी तो ऐसे ही बोले गाँव की भाषा में, अरे घेर सा पड़ा है, बताओ कितने का दोगे? अब लाला जी ने मुझे 2 बार ऊपर से नीचे देखा, कह रहे तो वही है ना रात आया था? मैं कहा, जी हाँ साहब वही हूँ। कह रहे नशे वशे में तो नहीं है? मैं कहा, साहब नहीं। कहा, मैं तो नहा धो के आया हूँ, नशा तो मैं करता नहीं। कह रहे तो अच्छा एक काम करना, घर से बड़ों को लेके आना, तब ओह। बात करेंगे। तो उस टाइम ये भी था मैं समझ बिल्कुल। गया। तो मैंने कहा होगा ठीक है साहब, बड़ों को तो ले आएंगे, कुछ आइडिया तो दो हम्म। भाई, हम अपना बजट भी तो देखें। क्योंकि उनको तो पता नहीं था मेरी बैकग्राउंड का। मेरी तो जो बैकग्राउंड उस टाइम रही थी, मैं तो एक बहुत अच्छे लेवल की जिंदगी जी के आया था। राइट राइट राइट। 10 साल यदि हाँ। आपने पत्रकारिता करी हो तो आपका तो लेवल आपके दिमाग में तो बहुत ऊपर हो बहुत जाता कुछ है, है। लेकिन गाजियाबाद वालों को क्या पता, हम्म। यहाँ तो आम आदमी। सही बात। तो मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, आप मेरे को एक आइडिया दो बजट का, फिर मैं घर वालों को बुला लूँ। उन्होंने बजट का आइडिया दिया। फिर मैंने घर पे फोन किया, तो पिताजी आए, मामा जी आए, एक दो लोग और आए। तो अगले दिन हमने ये जगह खरीद ली। खरीद ली। ओ बढ़िया। मतलब इतनी फास्ट स्पीड से ये काम हुआ है कि मेरे को खुद आज भी यकीन नहीं होता कि एक दिन पहले मैं 1,000 रुपए किराए की जगह ढूंढ रहा था और उसका एक दिन बीच में निकला है, और उससे अगले दिन जगह ही हमने ले मेन ली। मार्केट में जगह खरीदी। कोई बात नहीं जी, जगह खरीद ली तो जगह खरीदवा के घर वाले सब अपने अपने चले गए। उसके बाद फिर हमने बिजली का कनेक्शन कराया, ट्रक लाइसेंस लिया, उसमें भी काफी स्ट्रगल्स रहे। उसके बाद जब तक ये सब काम नहीं हुए, वैट चलता था उस टाइम, जीएसटी तो बाद में आया, वैट ले लिया हमने। तो तब तक त्यागी जी के, जो देवव्रत त्यागी जी थे, हमारे गुरु भी हैं, हमेशा रहेंगे, सुनील जी के भाई। तो मेरे को रोज फोन आता उनका, हाँ भाई लाइसेंस कब आएगा, मैंने ये माल बना दिया, मैंने वो अच्छा माल अच्छा बना अच्छा दिया, अच्छा। मेरे पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है। तो मैंने उनको कहा, मगर नहीं साहब हमने बहुत जगह खरीद ली है और कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सब ले लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो जिस दिन ड्रग लाइसेंस आ गया तो मैं उनके पास गया। तो ये सब 2010 में चल रहा था जब 2010 में आपने। चल रहा था। हाँ। तो जिस दिन मैं उनके पास रुड़की गया हूँ लाइसेंस आने के बाद, मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ। अचानक से पता नहीं उनको क्या मूड हुआ और क्या नहीं हुआ, तो वो अपने ऑफिस में कुर्सी से खड़े हो गए, हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए। बोले कि वो जैन साहब बोलते थे मेरे को कि जैन साहब हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे, अच्छा। आप बहुत तेज इंसान हैं। हाँ ये बोला, यही सेम वर्डिंग, स्पीड सेम वर्डिंग ये थी कि आपकी जो स्पीड है और हमारी स्पीड मैच मैच नहीं नहीं हो। हो पाएगी। तो मैंने कहा साहब मैं तो आपकी बताए अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ सारा काम, मैंने अपने मन से तो कुछ नहीं किया। आपने बोला मेरठ काम करना है तो मैं मेरठ चला गया, आपने बोला गाजियाबाद करना है गाजियाबाद चला गया। आपने कहा कि जगह देखो तो हमने जगह देखी कि आप किराए की जगह खरीद ली। खरीद आपने ली। कहा कि लाइसेंस लो, तो मैंने बिजली का कनेक्शन लिया, वेट लिया, लाइसेंस लिया, सब काम कर लिए। मेरे तो उसमें लाखों रुपये लग गया। तो कह रहे जी वो सब आप देखो, लेकिन मतलब ये भी एक चैलेंज ही था। हम आप
नहीं साथ चल पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि पेशेंस दवाई के काम में बहुत, बहुत ज्यादा मतलब। उस टाइम तो एक बार को मेरे को भी धक्का लगा बिल्कुल कि भाई एकदम से पैरों के नीचे जमीन निकलने वाली बात हो जाती कि है। सब कुछ सेटअप कर दिया ये और सब कुछ स्टिल। आपने सेटअप कर दिया हो, आपने बड़े बड़े सपने देख लिए हो कि एक छोटे टाउन का लड़का गाजियाबाद जैसी जगह में आके, वो भी मंडी में बैठ के उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया हो, उसके बाद जिसके भरोसे सोचा हो उसको बता दिया जाए कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो उस टाइम मेरी मानसिक स्थिति क्या रही होगी तो आप। गौरव जी, आपकी स्टोरी में बहुत स्ट्रगल था, बहुत मजा आया आपकी स्टोरी सुनने में। बट मेरे को एक चीज और जाननी है कि आप राइटर भी थे, मतलब आप लिखते भी हो, तो वो थोड़ा सा इंसिडेंट हमें बताओ। मतलब आप कविताएं लिखते हो, मैंने पढ़ी है आपकी कविता, तो वो थोड़ा सा बताओ कि वो कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी क्वालिटी आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होती है। हम्म। कुछ चीजें आप अभ्यास से सीखते हो हम्म। और कुछ चीजें आपके अंदर नेचुरल देखिए भेजती है। मेरे को ऐसा फील होता है। हम्म। तो जो लिखने की जो बात आप बोल रहे हो, तो मैं सच ऐसा कोई राइटर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है आपने कहीं कुछ पढ़ा है तो आप भी सही कह रहे होंगे। जितना मैंने लिखा है मैं कहीं इसको लिपिबद्ध ज्यादा नहीं कर पाया, तो लिखा छोड़ दिया, लिखा छोड़ दिया, ऐसे ही काफी रहा। मतलब वो। अभी तो लिखे हुए भी शायद काफी समय हो गया, लेकिन लिखने की शुरुआत हुई मेरी होम टाउन से, कांधला से। हमारे यहाँ पर एक बार जैन स्थानक में एक कंपटीशन हुआ जिसमें कविता के रूप में आपको अपनी बात प्रस्तुत, उसमें अलग अलग टॉपिक्स थे, कुछ देशभक्ति से रिलेटेड, कुछ दहेज प्रथा से रिलेटेड, कुछ सांप्रदायिकता से रिलेटेड, कुछ और जो करंट अफेयर थे उनसे रिलेटेड। तो एक जैन संत रहे हैं हमारे, अभी भी हैं, श्री राकेश मुनि जी महाराज, उनके तत्वाधान में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें इंटर कॉलेज की लड़कियों ने, डिग्री कॉलेज की लड़कियों ने और भी काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो उस समय मेरे को भी कहा गया कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन मेरे को तो कुछ लिखना आता नहीं था। हमारे एक मित्र हैं मिस्टर सौरभ जैन, तो उनको लिखने का शौक था। ओके। तो मैंने उनको कहा कि यार ऐसे ऐसे बात है और ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आप मेरे को चंद लाइनें लिख। तो उन्होंने ऐसे मेरे को 2 पेज का मैटर लिख के दिया। तो सबका वहां पे टर्न आया, हमारा भी टर्न आया, तो हमने भी अपनी बात रख दी। उस दिन के बाद पता नहीं अंदर से क्या अनुभूति हुई, क्या मेरे को प्रेरणा मिली कि कलम अपने आप चलने लगी। उस दिन के बाद से फिर मैंने सौरभ से कभी कुछ नहीं लिखवाया। कभी कुछ भी अचानक से लिखने का मन होता और कभी 4 लाइन नहीं, कभी 6 लाइन नहीं, कभी 10 लाइन। राइट, वही वही मैं कभी बोल रहा एक पेज, था। तो उस तरीके से वो राइटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। फिर जैसे मैंने आपको बताया, समय के साथ साथ चीजें पीछे रहती चली जाती हैं, तो मैं भी आगे बढ़ता चला गया, चीजें पीछे रहती चली। मैं गाजियाबाद आ गया, जैन फार्मा स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टिंग में मैं दिल्ली रहता था अपने ब्रदर के पास मानसरोवर पार्क में। कुछ टाइम में वहां से आया गया हूँ, अप एंड डाउन करता था। उसके बाद उनका वहां से ट्रांसफर हो गया मैसूर। तो मैं गाजियाबाद में ही रहने लगा, पीजी में। पीजी में मेरे साथ साथ 2 बंदे और रहते थे, मिस्टर दीपक गुप्ता, दीपक खुराना। तो लिखने की जो असली शुरुआत हुई है वो हुई है पीजी से। तो पीजी में यहाँ से जाने के बाद काम तो कुछ होता नहीं था। तो लिखना लिखना भी नहीं होता था। चक्कर क्या था, जो दीपक खुराना जी थे वो मैरिड थे, मैं अनमैरिड था, दीपक गुप्ता अनमैरिड। तो दीपक गुप्ता जी की गर्लफ्रेंड थी, तो वो उधर से मोबाइल पे शायरी लिख के भेजती थी। अच्छा। और वो शायरी हमें सुनाते थे, और वो अपने बेड पे लेटे हुए, हम अपने बेड पे लेटे हुए, और वो शायरी सुना रहे हैं उधर से। तो हमने इधर से शायरी बनाई, उसको कह दिया चलो ये टाइप करके भेज दे। और वो सिलसिला पता चला पूरी रात ऐसे ही चल रहा है। वो इधर से हम टाइप करवा रहे हैं उसको, उधर वो भेज रहा है, उधर से वो लड़की भेज रही है। उसको यही नहीं पता कि पीछे कौन है। तो ये सिलसिला महीनों महीनों चलता रहा। तो मेरे को खुद नहीं पता चला कि मैं कब एक राइटर बन गया, लिखते राइटर बन गया। तो लिखने का ये सिलसिला ऐसे रहा। अब वापस अपने बिजनेस पे आते हैं, जेन फार्मास्यूटिकल्स। तो अभी आप अगले 5-10 साल में जेन फार्मास्यूटिक्स को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? देखिए सर, जैन फार्मा की यदि ले जाने की बात करें तो भविष्य तो अनप्रेडिक्टेबल है और सब कुछ ईश्वर के अधीन है कि वो हमें कहाँ ले जाए या ना ले जाए। लेकिन इंसान प्लानिंग करता है। तो यदि मैं प्लानिंग की बात करूं तो अभी आपने देखा कि जैन फार्मा के अभी हम 100 प्रोडक्ट्स के साथ अभी मार्केट में काम कर रहे हैं। लेकिन एक समय ये था कि जैन फार्मा के पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, हम दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करते थे। हम ये सोचते थे कि भाई कंपनी हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दे,
हमें अपना CNF बना दे, हमें अपना स्टॉकिस्ट बना दे, वो हमें माल दे दे और हम उस माल को बेच के 2 पैसे कमाएं। सो रीसेलिंग वाला thing। समय के साथ साथ समय ने करवट ली, हमने 3 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया, 3 प्रोडक्ट के साथ करते करते आज हम 100 प्रोडक्ट के साथ हैं। और इन फ्यूचर यदि सब कुछ सही रहा, भगवान ने और समय ने हमारा साथ दिया, तो हम अपनी प्रोडक्ट रेंज को 200 प्लस तक ले जाने की प्लानिंग में। ओके। कंपनी का जो विजन है वो ये है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट कम से कम रेटों पे हम मार्केट में दे सकें, आम लोगों को सस्ते रेटों पे अच्छी दवाई दे सके। कंपनी का यही विजन पहले दिन से रहा है और हमेशा यही रहेगा। क्वालिटी से लेके मेरा एक क्वेश्चन है कि क्वालिटी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्वालिटी तो शायद कस्टमर डिसाइड करेगा ना कि किस तरह का प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, अगर वो चीज मेरे लिए अच्छी है तो वो एक क्वालिटी बनेगी। तो अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो, उस पर थोड़ा सा क्वालिटी से जो मेरी मुराद है, क्वालिटी से मेरा जो कंसर्न है आपको कहने का, वो ये है कि जिस टाइम हम दवाई बनाते हैं, दवाई बनाने वाले हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाएगा वो तो मैन्युफैक्चरर ही बनाएगा। वो उसकी इंग्रेडिएंट्स पे बेस्ड होता है रिजल्ट। रिजल्ट पेशेंट को तो रिजल्ट ओरिएंटेड यूज करेगा। क्वालिटी से मेरा मतलब है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। पेशेंट ने तो पूरा पैसा खर्च करके दवाई खरीद ली, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला तो फिर कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल सही। मैं उतने ही पैसे लेके घटिया माल भी दे सकता हूँ, उतने ही पैसे लेके अच्छा माल भी। सही। तो आपका तो विजन भी वही है कि मतलब लोगों को अच्छी विजन है। जैन फार्मा का जो विजन पहले दिन से रहा है, जब से हमने प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट करी है, तब से विजन वही रहा है आज तक और हमेशा वही रहेगा कि कम से कम MRP पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को देना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दवाई एंड कस्टमर को, पेशेंट को ही खरीदनी है। राइट। मैं यदि इसको 150 रुपए वाली चीज 500 रुपए की कर दूं तो हो सकता है कि मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा लूं, लेकिन वो विजन से अलाउ नहीं करेगा ना, विजन से मैच नहीं होगा, मेरे विजन से मैच नहीं होगी। कि अभी मार्केटिंग और बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो, मतलब किस तरह से बिजनेस आ रहा है, कैसे मार्केट कर रहे हो उस चीज को, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रखे? अभी हम लोग होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमने अभी जैसे मेनली टारगेट किया है वेस्टर्न यूपी को, अभी धीरे धीरे हम पैन इंडिया में बढ़ रहे हैं, फिर हम आउट ऑफ इंडिया भी बढ़ेंगे। तो अभी हम होलसेल पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो हम होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, उनको अपनी आइटम्स दिखाते हैं, जो उनको प्रोडक्ट पसंद आते हैं वो प्रोडक्ट उनको सप्लाई करते हैं, आगे वो फिर अपने चैनल में उनको आगे सेल करते हैं। ओके। अभी हम इसी पैटर्न। सो अभी आप ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं सोच रहे हैं कि डिजिटल, क्योंकि आजकल डिजिटल का ही जमाना है, तो डिजिटल का क्या प्लान है आपका? अभी डिजिटल के प्लान के लिए देखो, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, बिना टेक्नोलॉजी के को साथ में लिए जो लोग नहीं चले हैं तो वो पीछे रह गए हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केट प्लेस का, इन सब चीजों का जमाना है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना वेबसाइट्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, हेल्पमग, मीशो.com वगैरह इस तरह की काफी पोर्टल्स पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम उस एरिया में भी अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सके जहाँ पे हमारा डीलर नेटवर्क नहीं है। वहाँ का भी कस्टमर यदि हमारा प्रोडक्ट लेना चाहे तो वो ऑनलाइन माध्यम से ले सकते। ओके। तो मतलब ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का थिंग चल रहा है आपके अभी दिमाग में? अभी हम Amazon, फ्लिपकार्ट पे हमने शुरू किया है, बाकी जगह भी हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। हमने अपने होलसेलर्स के लिए भी अलग से एक पोर्टल बनाया हुआ है, एक मोबाइल ऐप बनाई हुई है, तो वहां से भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपने कोई टेक्नोलॉजी टीम रखी है या आउटसोर्स कर रखा है चीजें? अभी हमने आउटसोर्स कर रखा है। तो आगे प्लान है उसको हाँ, जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी तो फिर इन हाउस शुरू करेंगे। ओके। तो आपने अभी मार्केटिंग के बारे में बताया, मुझे बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताया। अभी मुझे बताओ, अभी भारत को ही देख रहे हो या भारत के बाहर भी कुछ सोच रहे हो कि इंडिया में ही करना है, ग्लोबल एक्सपेंशन करने हैं, क्या सेगमेंट करोगे? अभी क्या है सर, देखिए मेरे पास जो क्लाइंटेज है, अभी मेरे पास इंडिया की क्लाइंटेज है, लेकिन अभी कुछ क्यूरीज हमारे पास आई जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग भी हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हम उनको प्रोडक्ट बना के दें। ओके। तो अभी वो सब चीजें प्रोसेस में है, अभी कोई ऐसा नहीं कि आज के दिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम वो सब चीजें देखेंगे, प्लान करेंगे, क्योंकि जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो मैंने इंडियन ब्रांड बहुत सारे बिकते हुए देखे हैं। आप कहीं भी जाओ तो आपको डाबर का पतंजलि का, ये सब ब्रांड आपको आराम से मिल जाते हैं। तो उसी तरह के प्रोडक्ट हमारे भी, तो कल को हम भी प्लान एक्सपेंशन करने के लिए कि हम आउट ऑफ इंडिया भी अपना मार्केट बढ़ाएं। ओके। सो अभी भारत में क्या फ्यूचर देख रहे हो आप फार्मास्यूटिकल्स का, और किस तरह से बढ़ेगा बिकॉज ऑफ AI इंटीग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी? तो फार्मास्यूटिकल का क्या फ्यूचर देख रहे हो आप
पिछले 16-17 सालों से इस इंडस्ट्री में हो? देखिए सर, फार्मास्यूटिकल्स के यदि फ्यूचर की बात करें तो जब तक इंसान रहेगा तब तक उसको दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम बिना दवाई के नहीं रह सकते। हुँ, दवाई के अलावा अभी बहुत सारे सेगमेंट और भी बिल्ड हो रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का अलग एक सेक्टर बना है हुँ, पिछले कुछ सालों में, कि जिन लोगों को दवाई की जरूरत नहीं है उनको भी जबरदस्ती दवाइयाँ खिलाई जा रही खिलाई हैं, जाएगी। मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या प्रोफेशनल्स के थ्रू, चाहे वो कोई जिम वाला हो, कोई फिजियो वाला हो, वो सब लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं। तो मार्केट तो धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है, मार्केट कम होने वाला नहीं है। हुँ, फार्मास्यूटिकल्स की यदि बात करें तो यदि मैं एलोपैथिक की बात करूँ या मेडिकल साइंस की बात करूँ तो लोग काफ़ी R&D में लगे हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ें वो नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और वो काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपना योगदान दे रही है। लेकिन अभी पर्टिकुलर मैं जैसे आयुर्वेदिक में काम करता हूँ, तो आयुर्वेदिक का भी पिछले कुछ सालों में क्रेज बढ़ा है। आयुर्वेदिक पद्धति हजारों साल पुरानी पद्धति है, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आया जब एलोपैथिक मार्केट ने आयुर्वेदिक को दबा दिया। लेकिन अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह लो आप या कोविड के टाइम कह लो, तो आयुर्वेदिक का बाजार बढ़ा है और आयुर्वेदिक की मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम करते हैं, तो फ्यूचर एक्सपेंशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हुँ। कोई ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक मार्केट कम हो जाए। तो एक इसमें से एक मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है कि अभी लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या ऑफलाइन लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ रहा है उस हिसाब से ऑनलाइन मैंने जहां तक देखा है, जैसे 1mg जैसी कंपनियां हैं और अभी कुछ आयुर्वेदा स्टार्टअप्स भी हैं जो इस चीज में अच्छा कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर वेदा था, अभी ज्ञानो वेदा करके है। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने को या फिर ऑफलाइन पे भी? देखिए सर, जो हाई पेइंग कैपेसिटी कस्टमर या जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है, वो बंदा जाता है ऑनलाइन, ओके। क्योंकि दवाई ऐसी चीज है कि सबसे पहले दवाई लेने के लिए पेशेंट डॉक्टर या मेडिकल स्टोर को ही प्रेफर करता अपने आसपास। है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे सेक्सुअल डिजीज हो गई या कोई सप्लीमेंट्स हो गए या कुछ और ऐसी हिडन डिजीज होती हैं कि लोग उनको शेयर करने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन पे जाना प्रेफर करते हैं। उसी चीज का फायदा भी लोग उठा रहे हैं कि वो हाई एमआरपी के प्रोडक्ट्स वहां पर बना के सेल करते हैं। ओके, ओके। मेरे को जो पर्सनली लगता है वही लगता है कि ऑनलाइन का मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो जेन्युइन कंपनियां हैं, जेन्युइन कंपनियां भी वहां पर अपने जेन्युइन रेट्स पे प्रोडक्ट बेचती हैं और बेचना भी जेन्युइन रेट पे ही चाहिए। मतलब पेशेंट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए हाँ, कि तो उसमें उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाता है। जैसे मेरे को भी कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ती है कि आपके पास समय नहीं है और आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से अवेयर हो या आपको कहीं से रेफरेंस मिला है और आपको पता है कि ये बढ़िया प्रोडक्ट है और सही रेट पे मेरे को मिलेगा, तो ऑनलाइन मंगाने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल में बिजनेस बढ़ती जा रही है, भागदौड़ बढ़ती जा रही है, तो ऑनलाइन का मार्केट हमेशा बढ़ेगा, कम कभी भी नहीं होगा। नहीं। वो हमेशा बढ़ने ही वाला है। तो अभी आपने ऑनलाइन बताया, आपने बिजनेस के बारे में बताया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी खुद की कोई पर्सनल लाइफ अभी है बची हुई या फिर सारा काम बिजनेस के अंदर ही है? जैसे आपने कोविड के टाइम में बताया कि 24 घंटे सो ही नहीं रहे हो, तो अब क्या थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है या फिर अभी भी पर्सनल लाइफ कुछ बची है? नहीं नहीं, पर्सनल लाइफ बची हुई है और ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ नहीं है। काम के समय काम को प्राथमिकता दी जाती है। जब आप फैमिली के साथ होते हो तो आपको फैमिली को, बच्चों को, पेरेंट्स को समय देना अच्छा लगना चाहिए, हमें भी लगता है। और मेरे को अपनी छोटी बेटी के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। हम्म। वो अभी 11 महीने की हुई है ओके। और उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। हाँ, तो अभी तो वो 11 महीने की है। हाँ, तो अभी एक और मैं इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे जानना था कि आप एक फ्रेंचाइजी बेस मॉडल भी चला रहे हो, तो वो थोड़ा सा बताओ कि अगर कोई आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो तो वो कैसे आपसे बात कर सकता है, किस तरह से वो ले सकता है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस समझा दो। देखिए सर, जैन फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग होलसेल डीलर्स के साथ काम करते हैं, तो उसमें मैं जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। हम्म। तो जहाँ पे हमारा अभी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारे पास आएँ और हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके अपना बिजनेस शुरू करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग रेट पे ही मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं
उसके लिए कोई फ्रेशर भी हमारे फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो मेडिसिन के फील्ड में आना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग पहले से मेडिसिन का काम कर रहे हैं, वो होलसेलर्स हों, रिटेलर्स हों, या कोई फार्मा ग्रेजुएट्स हों, कोई फार्मा हो, या कोई भी फ्रेशर जिसको दवाई की लाइन में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो काम करना चाहता है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए उनके पास जीएसटी नंबर, करंट बैंक अकाउंट और एक फूड लाइसेंस नंबर, ये 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके कोई लिए छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम किसी से नहीं मांगते। वो शुरू में 20-30 हज़ार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, धीरे धीरे जैसे उनके पास प्रोडक्ट हमारे चलने लगे, जिस चीज़ की उनके पास सेल है, तो वो धीरे धीरे करके अपना ऑर्डर रिपीट कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो इंडिया में कोई भी कंपनी जो फैसिलिटी नहीं देती। यदि मेरे किसी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई प्रोडक्ट गया है और किसी वजह से यदि उनके पास वो प्रोडक्ट नहीं चल पाया, तो वो उसको एक्सचेंज करके हमारे से बदले में दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी फ्रेंचाइजी ने कोई माल मंगा लिया और उसके पास वो फंस गया और उसका नुकसान हो गया, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी हमारा ही फैमिली का मेंबर है। वो यदि फायदे में रहेगा तभी कंपनी फायदे में रहेगी। तो हम अपने डीलर्स की हमेशा फायदे में ही उनको रखना चाहते हैं कि वो बेनिफिट उनको रहेगा, वही वो हमारे साथ लंबे समय तक चलते रहेंगे। तो अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेना हो तो वो कोई आपका कोई नंबर है कि, या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे आना पड़ेगा, या फिर कोई वेबसाइट है जहाँ पर अपन उस चीज को कर सकते हैं हम? फ्रेंचाइजी लेने के लिए वो हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है jainayurveda.com, वहाँ पर भी एक पेज बना हुआ है फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है, वो किसी भी माध्यम से हमें कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर वो आना चाहे यहाँ पर भी आ सकते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर भी विजिट करना चाहे वहाँ पर भी वेलकम है। तो हम लोग बिल्कुल ओपन होकर काम करते हैं, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, हम सब कुछ बिल्कुल ओपनली काम करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट्स पे काम करते हैं। तो बंदा कैसे भी हमें अप्रोच कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़िया बढ़िया। तो गौरव जी, इतनी बड़ी जर्नी थी, तो बहुत सारे फनी मोमेंट हुए होंगे। कुछ ऐसा फनी मोमेंट बताओ जो आपको याद हो और उससे बेस्ट हुआ नहीं हो कोई। इतनी बड़ी जर्नी के अंदर जो भी आपने बिजनेस किया उसमें एक फनी बता दो और एक ऐसा बता दो कि भाई ये वाला तो बहुत ही बेकार था। ऐसे तो सब देखिए रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है, बैच सब ऐसे तो मेरे को कोई याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी, हमने बायोवर्क फार्मास्यूटिकल्स जब स्टार्ट करी तो हमने बहुत सारी परचेज कर ली थी मशीनों की, 40-50 लाख रुपए की, लेकिन हमें बिल कट, हमारा जीएसटी नंबर नहीं आया था। हम डेली वकील को और सीए को फोन करने में लगे रहे, तो वो डेली हमें कहता है कि साहब आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, और आखिरकार लास्ट मोमेंट तक भी जीएसटी नंबर हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि पीछे से हमें मशीनें उठानी थी। तो हमें सीए के ही जीएसटी नंबर पे अपनी बिलिंग करानी पड़ी। उसके बाद उसी दिन फिर हमारा जीएसटी नंबर आ गया। फिर पहले सीए के जीएसटी पे बिलिंग हुई, उसके बाद सीए ने फिर हमारे जीएसटी पे बिलिंग की। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मतलब होती रहती है लाइफ में। तो गौरव जी, अब हम अपने पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं, तो अभी बस मेरा आपसे यही सवाल होगा कि अब अगर आपको कोई प्रोफेशन अगर ये प्रोफेशन ना हो, इसके अलावा कोई और प्रोफेशन चूज करना हो, तो आप क्या करोगे? मैं संन्यास लूंगा। बिल्कुल संन्यास ले लोगे। ठीक है। और एक और मैं दवाई में इतना रम चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मतलब अब करना यही है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, बहुत कुछ मैंने काम मैं शांति चाहता हूँ। मैं शांति चाहता हूँ। नहीं, बढ़िया। अब एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा अब सवाल नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो अभी जेंजीज हैं, ठीक है, जो 20 साल 21 साल के बच्चे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो, क्योंकि अभी वो बिल्कुल यंग है, तो उनके लिए आपका एक्सपीरियंस का कुछ ऐसा लाइफ एडवाइस जो वो अपने जीवन में उतार सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूँ, जो मैंने खुद भी सीखी है, और मैं आने वाली जनरेशन्स को भी वही सिखाऊंगा, और मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाता हूँ कि जीवन में सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं। मेहनत करने के लिए आपको केवल और केवल मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी ईमानदारी से करनी पड़ेगी। यदि आप इजी मनी के चक्कर में लग जाओगे तो आप अपना करियर खराब कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। बहुत बढ़िया, मतलब ये तो सुपर एडवाइस है, मतलब अगर कोई समझ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। तो गौरव जी, इसको एंड करते हैं, और बड़ा मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मैं कोशिश करूंगा अगली बार भी आपको अपने पॉडकास्ट पे हम बुलाएं आपको। थैंक यू सो मच आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू।